दुनिया इस हफ्ते कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मेरा नाम है नील। बीते हफ्ते की महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर बात करने के लिए आज मैं फिर हाजिर हूं। आज के एपिसोड में हम 3 खबरों का विश्लेषण करेंगे। आज सबसे पहले जानेंगे कि मध्य पूर्व के देशों में अमेरिका की पकड़ अब कमजोर क्यों पड़ रही है और क्या अमेरिका की जगह अब चीन लेने वाला है। दूसरी खबर में जानेंगे कि इंडोनेशिया ने पाम ऑयल पर पाबंदी का ऐलान क्यों किया है और भारत समेत दुनिया पर इस फैसले का क्या असर पड़ने वाला है। और आखिर में समझेंगे कि दुनिया के देश अपने सैन्य खर्चों में इजाफा क्यों कर रहे हैं और सीपरी की रिपोर्ट ने भविष्य के लिए क्या अनुमान लगाया है। लेकिन सबसे पहले बात मध्य पूर्व और अमेरिका की। मध्य पूर्व इलाके में अमेरिका जैसे पश्चिमी देशों की पकड़ बेहद मजबूत मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस इलाके में हमेशा ही अमेरिका को भू राजनीतिक बढ़त हासिल रही है। एक समय था जब सऊदी अरब, यूएई और पाकिस्तान जैसे मुस्लिम देशों में अमेरिका की तूती बोलती थी। लेकिन ऐसा मालूम पड़ता है कि वो जमाना अब ढल चुका है। इन देशों पर अमेरिका की पकड़ अब ढीली पड़ रही है। ये बात तो तब भी ठीक है, लेकिन ये बात सुनकर आप जरूर दांतों तले उंगली दबाने लगेंगे कि मुस्लिम दुनिया के देशों पर अमेरिका की बजाय चीन की पकड़ बेहद मजबूत होती जा रही है। असल में रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान वैश्विक राजनीति में काफी तब्दीलियां देखने को मिली हैं। ऐसे वक्त में जब अमेरिका रूस से 20 साबित होना चाहता है, तब अमेरिका के करीबी माने जाने वाले देशों ने उसका साथ नहीं दिया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में यूक्रेन पर हमले के बाबत जब रूस के खिलाफ प्रस्ताव पेश हुआ, तब वोटिंग के दौरान यूएई गैर हाजिर रहा। इतना ही नहीं, रूस से ऊर्जा आयात पर पाबंदी लगाने के बाद जब अमेरिका ने सऊदी अरब से तेल उत्पादन में इजाफा करने को कहा, तब सऊदी ने अमेरिका की एक नहीं सुनी। फिर मरता क्या न करता, अमेरिका ने अपने रिजर्व तेल को मार्केट में लाने का फैसला किया। उड़ती उड़ती खबर यह भी आई कि सऊदी अरब के प्रिंस सलमान और यूएई के शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से टेलीफोन से बात तक करने से इनकार कर दिया। दूसरी ओर अभी बीते मार्च में जब मुस्लिम देशों के संगठन इस्लामिक सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई, तब उसमें आश्चर्यजनक रूप से चीन को आमंत्रित किया गया। बैठक में चीन के विदेश मंत्री वांग यी को विशेष रूप से बैठक में अतिथि के तौर पर बुलाया गया। ये पहला मौका था जब इस संगठन की बैठक में चीन के किसी नुमाइंदे ने शिरकत की। मतलब कई चीजें उलट पुलट होती दिखी। एक तरफ अमेरिका खाड़ी देशों में बड़े सहयोगियों के बीच अपना भरोसा खोता दिख रहा है, तो वहीं दूसरी ओर मुस्लिम दुनिया में चीन अपनी पहुंच में इजाफा कर रहा है। ऐसे में आप पूछ सकते हैं कि क्या मुस्लिम दुनिया में अमेरिका की खाली होती जगह को चीन भर रहा है, और यह भी कि क्या मध्य पूर्व में चीन अमेरिका के मुकाबले राजनीतिक बढ़त लेने की स्थिति में आ गया है। इसी कार्यक्रम के एक एपिसोड में हमने जब पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री इमरान खान के रूस के करीब जाने पर बात की थी, तब पश्चिमी देशों से पाकिस्तान के मोहभंग होने को इसकी वजह बताया था। यह भी बताया था कि जब अमेरिका पाकिस्तान को मदद देने में आनाकानी करने लगा, तब पश्चिम विरोधी देशों में पाकिस्तान की दिलचस्पी बढ़ने लगी। इसी तरह सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देश अमेरिका की बढ़ती दखलंदाजी से परेशान हैं। ऐसा नहीं है कि मध्य पूर्व में चीन की दखलंदाजी नई है। ऐसा कहा जाता है कि 30 साल पहले ही चीन इस इलाके में अपनी मौजूदगी दर्ज करा चुका था। पिछले एक दशक में चीन ने मध्य पूर्व में आर्थिक, राजनीतिक और कुछ हद तक सुरक्षा के नजरिए से अपनी स्थिति बेहद मजबूत कर ली है। इस इलाके के कई देशों के लिए चीन सबसे बड़ा व्यापार भागीदार और बाहरी निवेशक बन गया है। ईरान में तो चीन इंफ्रास्ट्रक्चर पर $60 अरब निवेश की बात तय भी कर चुका है। कोरोना महामारी में इस्लामिक देशों को चीन ने वैक्सीन की 1.5 अरब डोज मुहैया कराई थी। चीन मध्य पूर्व में अपने पैर किस कदर जमा रहा है, इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि करीब 50 मुस्लिम देशों में चीन अलग अलग परियोजनाओं में $400 अरब से ज्यादा का निवेश कर चुका है। इसमें से ज्यादातर मुल्क मध्य पूर्व से हैं। मध्य पूर्व के साथ चीन का रिश्ता ऊर्जा की मांग और 2013 में शुरू की गई
बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के इर्द गिर्द घूमता है। 2015 में चीन आधिकारिक तौर पर कच्चे तेल का सबसे बड़ा वैश्विक आयातक बन गया, जिसकी लगभग आधी आपूर्ति मध्य पूर्व से आती है। ऊर्जा आयात के मामले में चीन की हिस्सेदारी इतनी बढ़ गई है कि अब वो और सऊदी अरब तेल की डील डॉलर के बदले युआन में करने पर बातचीत कर रहे हैं। एशिया को यूरोप और अफ्रीका से जोड़ने वाले व्यापार मार्गों और समुद्री मार्गों के लिए रणनीतिक रूप से अहम चौराहे के रूप में मध्य पूर्व बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। अब जबकि मध्य पूर्व के देश चीन के करीब आ रहे हैं, तब इस इलाके में अमेरिका के नेतृत्व वाले सुरक्षा ढांचे को चुनौती देने के लिए चीन ने अपनी कमर कस ली है। दरअसल मुस्लिम दुनिया विकास के लिए चीन की ओर देख रही है। हालत यह है कि विकास के नाम पर मध्य पूर्व के दो धुर विरोधी ईरान और सऊदी अरब इस मामले में अपने मतभेदों को नजरअंदाज करने पर भी राजी होते दिख रहे हैं। हमने पहले ही बताया कि सुरक्षा परिषद में वोटिंग के दौरान यूएई गैर हाजिर रहा था। मतलब ये कि मध्य पूर्व के देश अब अमेरिका से छिटक रहे हैं। अब आप पूछ सकते हैं कि क्या इन सब के पीछे निवेश और व्यापार ही इकलौती वजह हैं? व्यापार और निवेश इकलौता कारण नहीं है। सऊदी अरब और यूएई जैसे देशों में राजशाही व्यवस्था भी इसकी वजह है। असल में अमेरिका लोकतंत्र और मानवाधिकार के मुद्दे पर हमेशा ही सतर्क रहता है। दुनिया के दूसरे देशों को इन मुद्दों को लेकर वो हमेशा आगाह भी करता रहता है। लेकिन मध्य पूर्व के देशों को पता है कि चीन लोकतंत्र या मानवाधिकार के नाम पर कोई दखल नहीं देने वाला। इसकी वजह है कि चीन में भी तानाशाही व्यवस्था है। वहां एक दलीय शासन पद्धति है। चीन में जिस तरह की शासन प्रणाली है, मध्य पूर्व के देशों में भी उसी तरह की व्यवस्था है। सऊदी अरब या यूएई जैसे देशों में लंबे वक्त तक सत्ता की कमान एक परिवार के हाथों में रहती है। ऐसे में इन देशों को चीन से किसी तलखी का अंदेशा तो नहीं रहता, लेकिन इस बात की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है कि अमेरिका कभी भी सवाल खड़े कर सकता है। यही बात रूस पर भी लागू होती है। रूस में वास्तविक रूप से चीन जैसी ही शासन व्यवस्था है। यही वजह है कि रूस यूक्रेन युद्ध के मद्देनजर मध्य पूर्व के देश अमेरिका की बजाय रूस के ज्यादा करीब दिखे। चीन के बढ़ते प्रभाव के बीच अनुमान यह लगाया जा रहा है कि मध्य पूर्व में अमेरिका की भू राजनीतिक बढ़त में कमी आएगी और धीरे धीरे चीन खुद को वहां स्थापित कर लेगा। हालांकि ये सारी बातें कितनी सही साबित होंगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन मौजूदा हालात बता रहे हैं कि मध्य पूर्व अमेरिका के हाथों से धीरे धीरे निकल रहा है और चीन उस खाली जगह को भरने के लिए तैयार है। रोजमर्रा की जिंदगी में आप कई चीजों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आज आपने टूथपेस्ट का इस्तेमाल किया होगा या फिर नहाने में शैम्पू, साबुन आदि का उपयोग किया होगा। रोज इस्तेमाल में आने वाली ये चीजें महंगी होने वाली हैं। इसकी वजह है कि पूरी दुनिया जल्द ही इनमें प्रयोग होने वाले पाम ऑयल की किल्लत को महसूस कर सकती है। असल में बीते हफ्ते पाम ऑयल को लेकर इंटरनेशनल मार्केट में एक अजीब घटना घटी। पूरी दुनिया को पाम ऑयल सप्लाई करने वाले इंडोनेशिया ने इसके एक्सपोर्ट पर रोक लगाने का ऐलान कर दिया। वजह बताई गई कि इंडोनेशिया अपने घरेलू बाजार में पाम ऑयल की महंगाई की मार झेल रहा है, लिहाजा महंगाई पर काबू पाने के लिए वो इसके एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगा रहा है। असल में पाम ऑयल का इस्तेमाल बड़ी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां खाने पीने की चीजों से लेकर लिपस्टिक और डिटर्जेंट बनाने तक में इस्तेमाल करती हैं। खाद्य तेल के मामले में पूरी दुनिया सबसे ज्यादा पाम ऑयल का ही इस्तेमाल करती है। इसकी उपयोगिता का अंदाजा इसी बात से लगाइए कि भारत जितने खाद्य तेलों का आयात करता है, उनमें करीब 63% पाम ऑयल का ही है। ऐसे में अगर इंडोनेशिया इसके निर्यात पर प्रतिबंध लगाता है तो इससे भारत समेत दुनिया के कई देशों की मुसीबत बढ़ जाएगी। इसलिए इस खबर में पाम ऑयल से जुड़े तमाम पहलुओं पर बात करेंगे। समझेंगे कि पाम ऑयल की सप्लाई पर असर पड़ने से दुनिया के देशों पर क्या असर पड़ेंगे। पहले इंडोनेशिया को समझते हैं। इंडोनेशिया दक्षिण पूर्व एशिया का एक देश है। मैप पर देखिए, यह भारत और प्रशांत के बीच मौजूद है। यह दुनिया का सबसे बड़ा द्वीपीय देश है। इंडोनेशिया करीब 17,000 द्वीपों से मिलकर बना है। अक्सर खबरों में रहने वाले सुमात्रा और जावा इसके ही द्वीप हैं। बोर्नियो और न्यू गिनी तक इंडोनेशिया का विस्तार है। इंडोनेशिया पापुआ न्यू गिनी, पूर्वी तिमोर और मलेशिया के पूर्वी भाग के साथ साथ सिंगापुर, वियतनाम, थाईलैंड, फिलीपींस, ऑस्ट्रेलिया, पलाऊ और भारत के साथ समुद्री सीमा साझा करता है।
इसकी राजधानी जकार्ता है। दरअसल कुल वैश्विक पाम ऑयल उत्पादन में इंडोनेशिया पहले पायदान पर है। इंडोनेशिया का पड़ोसी मलेशिया इस मामले में दूसरे स्थान पर है। ये दोनों देश मिलकर करीब 90% वैश्विक पाम ऑयल का उत्पादन करते हैं। हालांकि पाम ऑयल की 60% वैश्विक आपूर्ति सिर्फ इंडोनेशिया द्वारा ही की जाती है। पाम ऑयल के निर्यात के मामले में इंडोनेशिया की बड़ी हिस्सेदारी होने के चलते ही निर्यात पर पाबंदी से बड़े पैमाने पर असर पड़ने की आशंका है। पाम ऑयल के निर्यात में रुकावट बहुत बड़ी चिंता की बात क्यों है, इसे भी समझते हैं। पाम ऑयल असल में दुनिया में इस्तेमाल किए जाने वाला सबसे ज्यादा लोकप्रिय वनस्पति तेल है। यह कुकिंग ऑयल के रूप में इसका इस्तेमाल तो होता ही है, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ों में इसके इस्तेमाल के चलते इसकी अहमियत काफ़ी बढ़ी हुई है। शैम्पू, टूथपेस्ट और नहाने के साबुन के अलावा विटामिन की गोलियों और मेकअप के सामानों में भी इसका इस्तेमाल होता है। जिस बस, ट्रेन या कार में आप सफ़र करते हैं उनमें इस्तेमाल होने वाले तेल में भी पाम ऑयल होता है। डीजल और पेट्रोल में बायोफ्यूल के अंश शामिल होते हैं जो मुख्य तौर पर पाम ऑयल से ही तैयार होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जिस बिजली से चलते हैं उसे बनाने के लिए भी ताड़ की गुठली से बने तेल को जलाया जाता है। मतलब आप कह सकते हैं कि रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाले कम से कम 50% उत्पादों में पाम ऑयल मौजूद होता है। इसी वजह से पाम ऑयल खाद्य तेल अर्थव्यवस्था का अहम खिलाड़ी बना हुआ है। इसके व्यापक इस्तेमाल की वजह है कि अन्य वनस्पति तेलों के मुकाबले यह बेहद सस्ता है और इसका प्रति हेक्टेयर उत्पादन भी अन्य वनस्पति तेलों की तुलना में ज्यादा है। यही वो खूबियां हैं जिनके चलते इसके निर्यात पर पाबंदी से दुनिया भर में बेचैनी देखी जा रही है। मौजूदा वक्त में देखा जा रहा है कि पाम ऑयल की वैश्विक कीमतें आसमान छू रही हैं। इसकी एक वजह है कि दूसरे वनस्पति तेलों की आपूर्ति इसके मुकाबले कम है। दूसरी वजह है कि कोरोना महामारी के चलते वैश्विक खाद्य मुद्रास्फीति में इजाफा हुआ है। वहीं एक और वजह रूस यूक्रेन जंग है, जिसकी वजह से पाम ऑयल की वैश्विक कीमतों में वृद्धि देखी जा रही है। असल में रूस और यूक्रेन दुनिया में बड़े सूरजमुखी तेल के उत्पादक हैं, लेकिन जंग के चलते दुनिया भर के बाजारों से सूरजमुखी और दूसरे तेल गायब हो रहे हैं। इसकी भरपाई के लिए कई देशों ने भारी मात्रा में पाम ऑयल खरीदना शुरू कर दिया है। लिहाजा इंडोनेशिया जैसे बड़े निर्यातक देशों में पाम ऑयल का दाम आसमान छूने लगा। महंगाई इस कदर बढ़ी हुई है कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने खुद निर्यात पर पाबंदी की निगरानी की बात कही है। दूसरी ओर जब से रूस यूक्रेन के बीच लड़ाई शुरू हुई है तब से महंगाई बढ़ने के अलावा खाने पीने के सामानों में कमी का अंदाजा या अंदेशा जताया जा रहा है। इसलिए माना जा रहा है कि खाने पीने के सामान की कमी की किसी भी नौबत से बचने के लिए इंडोनेशिया अपनी फसलों को बचाने के लिए ये कदम उठा रहा है। लेकिन इंडोनेशिया का यह कदम भारत समेत दुनिया के दूसरे देशों के लिए कई दिक्कतें पैदा करने वाला है। अब आप सोच रहे होंगे कि भारत किस तरह से प्रभावित होने वाला है। दरअसल चीन और भारत इंडोनेशिया से सबसे ज्यादा पाम ऑयल खरीदते हैं, लेकिन भारत इस मामले में पहले पायदान पर है। 2021 में भारत में 90 लाख टन पाम ऑयल की खपत हुई। भारत जितना पाम ऑयल इंपोर्ट करता है उसका 70% सिर्फ इंडोनेशिया से आता है। बाकी 30% भारत मलेशिया से आयात करता है। 2020-21 की बात करें तो भारत ने करीब 80 लाख टन पाम ऑयल आयात किया था। ऐसे में जानकारों का मानना है कि इंडोनेशिया के इस कदम के बाद भारत में पाम ऑयल का आयात बुरी तरह प्रभावित होगा। इसीलिए भारत को अब मलेशिया पर निर्भरता बढ़ानी होगी। आखिर में ये समझते हैं कि पाम ऑयल दुनिया की अर्थव्यवस्था में क्या रोल निभाता है। अगर पूरे मामले पर गौर करने के बाद ये कहा जाए कि पाम ऑयल एक वैश्विक उत्पाद है तो गलत नहीं होगा। यही वजह है कि इस इंडस्ट्री में थोड़ी सी भी हलचल पूरी दुनिया पर असर डालती है। एक रिसर्च के मुताबिक पाम ऑयल आयात के चलते दुनिया को सकल घरेलू उत्पाद का 39 बिलियन डॉलर का फायदा होता है, जो दुनिया में 2.9 मिलियन नौकरियों का प्रतिनिधित्व करता है। अकेले भारत में 10 लाख से ज्यादा नौकरियां पाम ऑयल के चलते ही कायम हैं। चीन में अर्थव्यवस्था को वार्षिक आधार पर सकल घरेलू उत्पाद के 7 बिलियन डॉलर का फायदा होता है। जर्मनी में 17,000, यूनाइटेड किंगडम में 12,000 और इटली में 18,000 नौकरियां सिर्फ पाम ऑयल इंपोर्ट के चलते पैदा हुई हैं। वहीं संयुक्त राज्य अमेरिका में 62,000 लोगों को नौकरियां मिली हुई हैं और सकल घरेलू उत्पाद में 6.5 बिलियन डॉलर का फायदा मिलता है। इससे पता चलता है कि पाम ऑयल वैश्विक अर्थव्यवस्था पर कितना व्यापक असर डालता है। यही वजह है कि इसके निर्यात पर पाबंदी ने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है।
हफ्ते दुनिया में सेनाओं पर होने वाले खर्च को लेकर एक रिपोर्ट जारी हुई है। इस रिपोर्ट ने रक्षा जानकारों और मानवता के हिमायती दोनों को हैरान कर दिया है। उनकी यह हैरानी ऐसे वक्त में और बढ़ गई जब दुनिया के कुछ खास देश आपसी युद्ध में उलझे हुए हैं। दरअसल इस रिपोर्ट के आने के बाद रक्षा जानकारों को इस बात का डर सता रहा है कि कहीं इससे लड़ाई की आग और ना भड़क जाए। अब आप सोच रहे होंगे कि यह रिपोर्ट आखिर कौन सी है जिसे लेकर इतने कयास लगाए जा रहे हैं। असल में हम सैन्य खर्च से जुड़ी सीप्री की ताजा रिपोर्ट की बात कर रहे हैं। यूक्रेन पर रूस के हमले के माहौल के बीच स्वीडन स्थित रक्षा थिंक टैंक सीप्री यानी स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने एक ताज़ा रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के मुताबिक महामारी के दूसरे साल में भी दुनिया भर की सेनाओं पर होने वाले खर्च में इजाफा हुआ है। इस रिपोर्ट की सबसे खास बात यह है कि इसने दुनिया भर की सेनाओं पर होने वाले खर्च के पहली बार 2000 अरब डॉलर के पार होने की बात कही है। इसमें ताज्जुब की बात यह है कि यह रिपोर्ट साल 2021 के लिए जारी की गई है, जब कोविड-19 महामारी के चलते दुनिया भर के देशों की अर्थव्यवस्था चरमरा चुकी थी। इतना ही नहीं, इस रिपोर्ट का यह भी कहना है कि आने वाले सालों में सैनिकों पर होने वाले खर्चों में और बढ़ोतरी हो सकती है। इन बातों से आपके मन में दो सवाल उठ रहे होंगे। पहला ये कि खराब वित्तीय हालात में दुनिया के देश अपने सैन्य खर्च में इजाफा क्यों कर रहे हैं, और दूसरा ये कि किन वजहों से आने वाले सालों में सैन्य खर्च में और बढ़ोतरी के अनुमान लगाए जा रहे हैं। सभी मसलों पर बात करेंगे। सबसे पहले सीप्री और इसकी मौजूदा रिपोर्ट के बारे में जान लेते हैं। सीप्री एक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो संघर्ष, युद्ध, हथियार पर लगाम लगाने और निशस्त्रीकरण में रिसर्च के लिए काम करती है। 1966 में स्थापित यह संस्था पॉलिसी मेकर्स, रिसर्चर्स, मीडिया और इसमें इंटरेस्ट रखने वाले लोगों को खुले तौर पर डेटा विश्लेषण और उनसे जुड़ी सिफारिशें देता है। सीप्री का मुख्यालय स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में है। सीप्री को दुनिया के सबसे सम्मानित थिंक टैंकों में स्थान दिया गया है। इसके मुताबिक 2021 में दुनिया के सैन्य खर्चे में 0.7% का मामूली इजाफा हुआ है। हालांकि यह बात अलग है कि इसने कुल खर्चे को बढ़ाकर 2000 अरब डॉलर के पार कर दिया है। यह बढ़कर 2113 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। नए आंकड़ों के अनुसार अमेरिका, चीन, भारत, यूनाइटेड किंगडम और रूस क्रमशः खर्च में सबसे अधिक योगदान करने वाले देश हैं। ये पांचों देश कुल खर्च के 62% के लिए जिम्मेदार हैं। वहीं अकेले अमेरिका और चीन 52% की हिस्सेदारी रखते हैं। भारत का सैन्य खर्च दुनिया में तीसरे नंबर पर है, जबकि चीन इसी मामले में दूसरा स्थान रखता है और इसने 2020 के मुकाबले 2021 में अपनी सेना पर लगभग 5% अधिक खर्च किया। वहीं कटौती के बावजूद आज अमेरिका अभी भी पहले स्थान पर है। इसने अपने सैन्य खर्च में पिछले साल के मुकाबले 1.4% की कटौती की है। यही बात इसके सैन्य अनुसंधान और विकास पर भी लागू होती है। यहाँ भी मामूली कटौती देखी गई। हालांकि 2012 की तुलना में इसमें 24% की तेजी आई है, जबकि इसी दौरान हथियारों की खरीद में 6.4% की गिरावट आई है। इसी तरह ईरान का सैन्य बजट 4 साल में पहली बार बढ़कर लगभग 25 अरब डॉलर हो गया है। वहीं हिंसक उग्रवाद और अलगाववादी विद्रोह जैसी कई चुनौतियों के जवाब में नाइजीरिया ने 2021 में अपना सैन्य खर्च 56% बढ़ाकर 4.5 अरब डॉलर कर लिया है। निश्चित ही यह बहुत बड़ी छलांग है। अगर बात जर्मनी की करें तो वह मध्य और पश्चिमी यूरोप में अपने सैनिकों पर खर्च के मामले में तीसरा बड़ा खर्चीला देश बनकर उभरा है। भारत 76.6 अरब डॉलर के सैन्य खर्च के साथ दुनिया में तीसरे स्थान पर है। इसका सैन्य खर्च 2020 से 0.9% और 2012 से 33% अधिक था। भारत ने अपने स्वदेशी हथियार उद्योग को मजबूत करने के मकसद से 2021 के सैन्य बजट में 64% हिस्सा पूंजीगत खर्च के लिए तय किया था। बीते कुछ सालों से चीन के साथ भारत का संघर्ष भी बढ़ा है। इन्हीं वजहों से भारत अपनी सैन्य खर्च में इजाफा करने के लिए मजबूर रहा है। सैन्य खर्च में इजाफे को लेकर सीप्री के एक सीनियर रिसर्चर का कहना है कि यह इजाफा वास्तविक अर्थों में काफी ज्यादा है। यह 0.7% की जगह 6.1% है, क्योंकि महंगाई के चलते उस समय असल विकास दर कम थी। इसके अलावा इस बात को लेकर भी चिंता जताई गई है कि कोविड-19 ने देशों की वित्तीय स्थिति को काफी नुकसान पहुंचाया था। फिर भी ज्यादातर देशों ने अपनी सेनाओं पर होने वाले खर्चों में
कमी की बजाय बढ़ोतरी ही दर्ज की है। हालांकि बढ़ोतरी के पीछे हर देश की अपनी अलग अलग वजहें हैं। दुनिया के लगभग सभी देश आपस में किसी न किसी देश से उलझे हुए हैं। ऐसे में हमेशा ही उन्हें असुरक्षा का भय होता है, जो उन्हें सैनिकों पर खर्च को बढ़ाने और उसे बनाए रखने के लिए मजबूर करता है। वहीं कई देश अपनी भू राजनीतिक दबदबे को कायम रखने के लिए भी ऐसा करते हैं। ये तो हुई सैनिकों के मौजूदा खर्च में इजाफे की वजह। अब आप पूछ सकते हैं कि आने वाले सालों में इजाफे के कयास क्यों लगाए जा रहे हैं। आने वाले सालों में सैन्य खर्च में और इजाफा मुमकिन है, क्योंकि यूक्रेन पर रूस के हमले के जवाब में यूरोपीय देशों ने अपने सैन्य खर्च को बढ़ाना शुरू कर दिया है। स्वीडन और फिनलैंड इसी का उदाहरण है। शीत युद्ध के दौर से ही न्यूट्रल रहने वाले स्वीडन और फिनलैंड ने हाल ही में नाटो की सदस्यता लेने की बात कही है। तो वहीं रूस की इस हरकत ने चीन जैसे विस्तारवादी देशों के मनोबल को भी बढ़ाया है। ताइवान को लेकर चीन का नजरिया वैसे भी दुनिया से छिपा नहीं है, जो ताइवान को वन चाइना पॉलिसी का हिस्सा मानता है। ऊपर से पिछले कुछ सालों से उसने हिंद प्रशांत क्षेत्र में आक्रामक रुख अख्तियार किया हुआ है। यहाँ वह अमेरिका नेतृत्व वाले सुरक्षा समूह क्वाड और ऑकस के विरुद्ध अपनी दावेदारी साबित करने में लगा है। इन्हीं सब को लेकर चीन पहले से ही अपने सैन्य खर्च में लगातार इजाफा कर रहा है। निश्चित ही इन गतिविधियों से दुनिया फिर से हथियारों की होड़ में लग जाएगी। जानकारों का यह भी कहना है कि न केवल संयुक्त राष्ट्र के निशस्त्रीकरण के प्रयास को चोट पहुंच रही है, बल्कि दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की ओर भी ढकेला जा रहा है। आने वाले समय में ये देखना दिलचस्प होगा कि सैन्य खर्च में इजाफा विश्व व्यवस्था को किस ओर ले जाता है। बड़ी खबरों के बाद दूसरी अहम अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर भी एक नजर डालते हैं। माल्डोवा के ट्रांसनिस्ट्रिया में हुए हमले में 2 विस्फोटों की खबर मिली है। इन विस्फोटों की जानकारी ट्रांसनिस्ट्रिया के स्थानीय अधिकारी ने दी है। इस विस्फोट में सोवियत काल के 2 रेडियो टावर तबाह होने का दावा किया जा रहा है। हालात की गंभीरता को देखते हुए राष्ट्रपति माइया सांडू ने सर्वोच्च सुरक्षा परिषद की तत्काल बैठक बुलाई है। ट्रांसनिस्ट्रिया दक्षिण पश्चिमी यूक्रेन की सीमा से लगा एक गैर मान्यता प्राप्त रूस समर्थित इलाका है। सोवियत संघ के पतन के समय से ही इस इलाके में रूस के स्थायी सैनिक मौजूद हैं। लिहाजा इस विस्फोट के बाद माल्डोवा इस बात को लेकर चौकन्ना हो गया है कि यूक्रेन के बाद रूस का अगला टारगेट शायद ट्रांसनिस्ट्रिया हो सकता है। गौरतलब है कि माल्डोवा एक लैंडलॉक्ड देश है, जो केवल यूक्रेन और रोमानिया से अपनी सीमा साझा करता है। आलोचना के बीच संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस इस हफ्ते मॉस्को दौरे पर रहे। इस दौरे की खास वजह यूक्रेन के नागरिकों तक पहुंच स्थापित करना है। असल में यूक्रेन पर रूसी हमले का तीसरा महीना शुरू होने के बावजूद भी संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियां घेराबंदी के कारण वहां के नागरिकों तक पहुंच नहीं बना पाई हैं। साथ ही यूक्रेन संकट को मैनेज करने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा भी कोई खास भूमिका नहीं निभाई गई है। इसके चलते पिछले कुछ दिनों से यूएन को काफी आलोचना का शिकार होना पड़ा है। इधर इमैनुअल मैक्रोन ने फ्रांस के राष्ट्रपति का चुनाव दोबारा जीतकर पिछले 20 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। उन्होंने अपने विरोधी ले पेन को हराकर इस मुकाम को हासिल किया है। 1958 में आधुनिक फ्रांस की स्थापना के बाद सरकार के प्रभारी रहते हुए फिर से चुनाव जीतने वाले वे पहले फ्रांसीसी राष्ट्रपति बन गए हैं, जबकि 2 बार चुनाव जीतने वाले वो तीसरे राष्ट्रपति बन गए हैं। हालांकि ये बात अलग है कि पिछले चुनाव के मुकाबले इस बार उन्हें कम वोट मिले हैं। गौरतलब है कि फ्रांस यूरोपीय यूनियन का एकमात्र मेंबर है जिसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता और परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र की उपलब्धि हासिल है। वहीं कनाडा ने यूक्रेन के पीड़ितों की मदद के लिए जब्त रूसी संपत्ति के उपयोग की इच्छा जाहिर की है। इसके लिए कनाडा की सरकार कानून पारित करने का प्रयास कर रही है। अगर ये कानून पारित हो जाता है तो ऐसा करने की अनुमति देने वाला कनाडा पहला G7 औद्योगिक राष्ट्र बन जाएगा। साथ ही अमेरिका ने भी ऐसी ही मंशा जाहिर की है। वहां जब्त रूसी संपत्ति के उपयोग का मतलब होगा कि रूस से जब्त की गई धनराशि या संपत्ति का भुगतान यूक्रेन के पुनर्निर्माण या रूस के आक्रमण से प्रभावित लोगों की मदद के लिए किया जा सकेगा। अब आज के बुलेटिन पर आधारित 3 सवालों को भी देख लेते हैं। पहला सवाल, मध्य पूर्व में चीन के पैर जमाने के पीछे क्या कारण है? विश्लेषणात्मक परीक्षण कीजिए। दूसरा सवाल, पाम ऑयल के निर्यात पर पाबंदी से दुनिया के देश चिंतित क्यों हैं? भारत के विशेष संदर्भ में वर्णन करें। तीसरा सवाल, सीप्री की वैश्विक सैन्य खर्च की वर्तमान रिपोर्ट के अनुसार बढ़ता सैन्य खर्च दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की ओर ढकेल रहा है।
समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। दुनिया इस हफ्ते के इस बुलेटिन में इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे नई कहानियों के साथ जो आपकी और हमारी दुनिया को बदल रही हैं। तब तक के लिए नमस्कार।